हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का एक नया लेक्चर सीरीज। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या फिर इसे सेमीकंडक्टर एंड सॉलिड डिवाइसेस भी कहते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी कहते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और आज जो है बेसिकली एक लेआउट रहेगा चैप्टर का। ठीक है, पहली बात, सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम केवल और केवल डिटेल्ड जानकारी लेंगे सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सेमीकंडक्टर शॉर्ट में मैं इसे लिखूंगा हर जगह एससी, सेमीकंडक्टर। हालांकि हम सेमीकंडक्टर के बारे में हर चीज जानेंगे जैसे जैसे आगे लेक्चर आएंगे। ठीक है, अब उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, कि यह होता क्या है, उसके बाद उसकी गहराई में चलेंगे। ठीक है, तो पहली जानकारी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन है जो हम नॉर्मली पढ़ना चाहते हैं 12th सिलेबस तक। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तो बेसिकली एक होता है डायोड। ठीक, डायोड कहो या फिर जंक्शन डायोड कहो, और यू कैन से जंक्शन डायोड, दोनों एक ही नाम इसके। जंक्शन को मैं लिखूंगा क्या, JXN, तो जंक्शन को ऐसे भी लिखूंगा मैं शॉर्ट में। ठीक है, तो पहली सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हम पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट में, इसी चैप्टर में, वो है डायोड, जिसे जंक्शन डायोड भी कहते हैं। दूसरा एक हम पढ़ेंगे BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये भी क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तीसरा, वैसे बहुत सारी है, हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, जानकारी बता रहा हूँ जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे तीसरा एक होता है एम्पलीफायर। दिस वन इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और यू कैन से सेमीकंडक्टर डिवाइस। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर। ओके, कहते हैं ना कि जब कोई इवेंट वगैरह होता है तो एम्पलीफायर यूज करते हैं आवाज को बढ़ाने के लिए, वैसे ही एम्पलीफायर टाइप ऑफ दैट। चलिए, एक आपने पढ़ा है सिलिकॉन सोलर सेल। सोलर सेल पढ़ा है, जो क्या करता है, सनलाइट जो आ रही है उसको कन्वर्ट करता है, दैट इज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट वन इज आल्सो द पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ओके, तो ये सारी जानकारी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वन बाय वन सबको उठाएंगे। खास बात क्या है इन सबकी, इन जनरल क्या होता है कि जैसे हम डायोड यूज कर रहे हैं, तो डायोड में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने? दो इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड। कौन कौन से वो हम जानकारी में देखेंगे। ठीक, पीजेटी, बीजेटी, बीजेटी का पीजेटी नहीं कहा है, इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से वो भी हम वहीं देखेंगे। चलिए, तो ये तो हुई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, डायोड, बीजेटी, एम्पलीफायर, सिलिकॉन सोलर सेल एंड वे, और भी बहुत सारी होगी जिसके बारे में जानकारी लेंगे। इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम और भी एक नाम देते हैं, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस को आर आल्सो नोन एज, ओके, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। खास बात ये कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, दीज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी कि जो डायोड, बीजेटी, एम्पलीफायर, ये सब जो है हम एक सर्किट में यूज करते हैं। वैसा है सर्किट जैसा कि करंट रेजिस्टर में पढ़ते हैं, जैसे एक जगह रेजिस्टर होता है ना, ये एक रेजिस्टर होता है, फिर एक बैटरी लगा दिया, कुछ भी लगा दो, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट को कनेक्ट कर दो क्लोज लूप में, तो वो क्या होता है, सर्किट होता है। उसी तरह से डायोड को, बीजेटी को, बैटरी को कनेक्ट करके एक लूप बनाया, दैट इज व्हाट सर्किट। ऐसे सर्किट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक ना, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कौन यूज होता है,
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किस काम के लिए यूज होती होगी, ये भी हम जान लेते हैं, है ना, ये भी हम जान लेते हैं। तो ये यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर यूज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बताते हैं जी, फिर से बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स are used to control the flow of electrons in an electronic circuit। ठीक, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो इस कंसेप्ट को हमेशा फॉलो करेगी कि वो क्या करता है, कंट्रोल दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मतलब है जैसे डायोड और बीजेटी। ठीक है, अभी कल मान के चलो ये डिवाइस होती, पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो यही जो कंपोनेंट है वो क्या काम करते हैं, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वी आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा जाएंगे सर्किट में तो करंट ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अगर कम जाएंगे तो करंट कम होगी। यानी कि ये कंपोनेंट के हाथ में है कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा भेजना या कम भेजना, यानी कि करंट को भी वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, मीन्स दे आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो कर रहा हूं, करंट को कम ज्यादा कर रहा हूं, मतलब मैं किसको कंट्रोल कर रहा हूं, इनडायरेक्टली कंडक्टिविटी को मैं कंडक्टिविटी कम भी करवा रहा हूं, ज्यादा भी। करंट अगर ज्यादा भेजा मतलब मैंने कंडक्टिविटी क्या कर ली, ज्यादा। करंट अगर कम कर ली मतलब क्या, कंडक्टिविटी कम होगी। ठीक है, दैट मीन्स वी आर आल्सो कंट्रोलिंग द कंडक्टिविटी, कंट्रोलिंग द कंडक्टिविटी। सिग्मा का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कम ज्यादा किया तो उसका रेसिप्रोकल होता है कौन, रेजिस्टिविटी। मीन्स वी आर आल्सो कंट्रोलिंग द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इन सर्किट, ओके। और रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। हम रेजिस्टिविटी को भी क्या कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। कर लो, दुनिया मुट्ठी में है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर लिया, करंट को कंट्रोल कर लिया, कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया, रेजिस्टिविटी, इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला कौन, डायोड और बीजेटी। डायोड और बीजेटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। ओके, बात आती है कि ये कि कंट्रोल करता है, वो तो हम समझेंगे कैसे करता है कैसे नहीं करता, दैट इज अदर पार्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हाल फिलहाल लिख के चलो कि हमने कहा था कि डायोड के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, बीजेटी के अंदर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, तो मतलब 2 तो हर एक में होने ही होने, बीजेटी में 3 होते हैं, वो क्या है तीसरा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो लिखवा रहे हैं, अब जो लिखाऊंगा इसी के नीचे लिख लेना क्या, कि इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, in semiconductor devices vacuum is required। what is required, vacuum is required between inter-electrode space, required between inter-electrode space, इंटर-इलेक्ट्रोड स्पेस के बीच में वैक्यूम चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन
electrons doesn't lose its energy during collision with air molecules. मतलब क्या है, समझाता हूँ, नहीं आया होगा तो हमें देखो क्या है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोड होंगे तो किन्हीं भी दो कॉमन इलेक्ट्रोड की हम बात करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं एनोड और कैथोड, यहाँ पर भी आएंगे, ठीक है। तो कोई भी दो इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोड 1 इलेक्ट्रोड 2, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो स्पेस है इसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रोड स्पेस। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो स्पेस है उसे वैक्यूम की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करेगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो अगर बीच में एयर मॉलिक्यूल होंगे तो एयर मॉलिक्यूल से क्या होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज कर सकता है ना। लेकिन अगर वैक्यूम रखा है तो किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा इन मूविंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो देखो, इन सेमीकंडक्टर devices vacuum is required between inter-electrode space so that electrons doesn't lose its energy during collision with air molecules while going from one electrode to other electrode, correct। यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। इस चीज को हम एंश्योर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाकर के आपको इसका ब्रेक थ्रू मिलेगा कि नो एनर्जी लॉस वी एंश्योर। हालांकि प्रैक्टिकली 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा एंश्योर रखते हैं कि एनर्जी लॉस 0 के आसपास रहे, है ना। तो नो एनर्जी लॉस इन सेमीकंडक्टर, है ना। चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन। मैंने अभी किसी भी क्यों और क्या का जवाब नहीं दिया है, केवल बताया है कि सेमीकंडक्टर ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अभी मैं क्यों का जवाब दूंगा आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। ऐसे लिख लो। देखो, सेमीकंडक्टर की हमने बेसिक जानकारी ले ली, अब सेमीकंडक्टर को गहराई में चल करके समझेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखो, लेक्चर की शुरुआत अब यहीं से होती है। वो था लेआउट, जिसकी जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली ये है क्या, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड। तो हम सॉलिड से ही स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड की कहानी कैसे क्या चलती, ठीक है। तो देखो, सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ ए मैटर, है ना। सॉलिड जो है वो क्या है, स्टेट ऑफ ए मैटर है, एक मटेरियल की अवस्था है और कुछ नहीं, ठीक है, विच हैज डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। ओके, विच हैज डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, डिफाइनाइट वॉल्यूम हुआ, डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम की कहानी खत्म। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी, conductivity means sigma, okay, on the basis of conductivity solids can be classified into three types, can be classified in three types। कौन कौन से टाइप हैं? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इनकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी है, तो उन तीनों का हम कंपैरिजन करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर नाम बहुत बढ़िया है कि नहीं? तो एक है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड थर्ड इंसुलेटर। कंडक्टर को इसके चाहने वाले मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल भी कहते हैं, क्योंकि मेटल ये जो है वो कंडक्टर होती है हमेशा। ओके, 99%, 100 ही कह दूंगा किसी दिन, है कि नहीं 100% भी। चलिए, पहला पॉइंट, कंडक्टर वो है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा,
इंसुलेटर वो है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर वो है जिसकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन कैसे लिखना है, देखो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इन बिटवीन, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ना, इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होगी कंडक्टिविटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, सेमीकंडक्टर। शॉर्ट में लिखा है, वैसे हम एक बार एकदम पढ़ चुके हैं तो उतना टेंशन ना लें। दूसरा, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, और जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है उसकी रेजिस्टिविटी जिसकी कंडक्टिविटी कम है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। इट्स सिंपली रेसिप्रोकल, ओके। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, बढ़िया। उसी तरह से अब रेजिस्टिविटी फिर से क्या होगी, अगेन इट्स इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सही। हाँ, यहाँ तक समझ में आया। थर्ड पॉइंट, अभी और सुंदर हो गया ये डायग्राम, है कि नहीं। पहला पॉइंट इसमें आगे और पढ़ते हैं, पहला क्या तीसरा है। कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर इसमें हम देखें तो इट्स अबाउट 10⁻² से 10⁸ सीमेंस पर मीटर इनवर्स। एच का मतलब क्या है, सीमेंस या साइमंस भी पढ़ते हैं इसके चाहने वाले इस पे, ठीक है, साइमंस पर मीटर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर 10⁵ से 10⁻⁶ सीमेंस पर मीटर इनवर्स, और इसका कंडक्टिविटी कितना होता है, 10⁻11 से -19 होना चाहिए, -19 साइमन पर मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स ओनली, ओके। तो ये हो गया कि कंडक्टिविटी का डाटा, जैसे याद नहीं रखना है लेकिन फील करवाने के लिए कि कंडक्टिविटी देखो ज़्यादा है वाकई, 10⁸ तक जाती है, इसकी 10⁵ तक ही जा रही है, -19 तक जाती है, या माइनस में ये होती तो ऐसा ही, ठीक है, उसमें कंडक्टिविटी है ही, 10⁻⁻11 कंडक्टिविटी क्या ही दिखाएगा वो, ठीक है ना। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 4। अभी इसमें चार्ज के कौन, मतलब कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, हमें पता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, लेकिन उस करंट को चलने वाला कौन, जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यानी कि इसमें चार्ज कैरियर कौन होते हैं, चार्ज कैरियर। चार्ज को जो कैरी करता है कंडक्टर में वो कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर आप सिंपली इलेक्ट्रॉन कहते हैं तब भी चलता है। सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर होते हैं, कौन कौन, 2 चार्ज कैरियर, दो लोग होते हैं जो चार्ज कैरी करते हैं इसमें, कैसे वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, 2 चार्ज कैरियर कौन कौन, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे ही लिखूंगा, आदत डाल दो इसकी, ठीक है। और तीसरा इंसुलेटर, नाम ही जब इंसुलेटर चार्ज कैरियर होगा कैसे, सिंपली नो चार्ज कैरियर, ओके। इसमें एग्जाम्पल हो गया कौन कौन, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जर्मेनियम है, ओरम है ना। तो सिल्वर, कॉपर, ओरम, प्लेटिनम सब इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, फेमस एग्जाम्पल यही है इसके, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, वुड पीस, माइका एक्सेट्रा। तो ये हो गया एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्टिविटी के सॉलिड 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है इंसुलेटर, होगा। चलिए लिख लीजिए इसे। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास आ जाता है कि क्या आगे और तरह का कोई क्लासिफिकेशन है, हाँ, यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को एक और तरीका है जिसके ऊपर जिस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अभी हमने क्या था, कंडक्टिविटी के बेसिस पर कि 3 तरह के सॉलिड होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। लेकिन इसका कहना है एक और तरीका है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ
एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स यू कैन आल्सो कैटेगराइज। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है हमें एनर्जी बैंड आना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी बैंड इन सॉलिड, देन वी विल क्लासिफाई। ओके, तो अगला टॉपिक अपना यही है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। ये है एनर्जी बैंड इन सॉलिड। इसके बारे में 2 पॉइंट है जिन्हें हमें लेकर चलना है, बाकी बस खत्म हो जाएगा इसी के साथ, है ना। यही 2 पॉइंट है जो चारों ओर घूमते रहेंगे। तो पहले एनर्जी बैंड इन सॉलिड को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसको समझो। वो आ गया तो एनर्जी बैंड कुछ भी नहीं, हवा हो जाएगी फिर, है ना। देखो, एक ग्लास है, ग्लास नहीं है, क्लास है जैसे हम पढ़ते हैं, है कि नहीं। ये क्लास है जिसमें 50 बच्चे, 50 स्टूडेंट। आराम से समझना, इनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, फाइनल रिजल्ट, जिसमें 3 तरह के डिवीजन दिए हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ। थर्ड ही दिया है, बाकी फेल या कुछ भी है, फेल नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल में फेल कर दिया तो फिर बात बुरी लग जाएगी, है कि नहीं। तो देखो, बाकी नीचे फोर्थ जो भी रहा होगा रहेगा, डजंट मैटर। 50 में से 10 स्टूडेंट या 10 या फिर ऐसा देखो, फर्स्ट डिवीजन वो है जो 90% से 100% लाया, सेकंड डिवीजन वो है जो 80% से 90% लाया है, और थर्ड डिवीजन वो है जो लेस देन 80% है, लेस देन 80%, यानी कि 80% से कम है तो थर्ड डिवीजन है अपने लिए। ठीक है, चलो बढ़िया। ऐसा है तो हमने क्या देखा कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 91 से 100 आए, एक के 92 है, एक के 93 है, 94 है, 95 है, 96 है, 97 है, 98 है, 99 है, 3 4 5 6 7 8 9 9 ही लिखा है कि नहीं। चलिए, तो 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 90 से 100% के बीच में परसेंटेज आए। ठीक है, 90 से 100% के बीच में आए हैं, तो वो सभी क्या है, फर्स्ट डिवीजन है अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो फर्स्ट डिवीजन है तो बात कैसे, क्या है दिक्कत, क्या है दिक्कत। ये है कि जैसे फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन पर अगर एक ही विद्यार्थी होता, जैसे मैं ही होता फर्स्ट डिवीजन में, तो मेरा एक का नाम लिखना आसान था। लेकिन अब 10 लोग हैं फर्स्ट डिवीजन के सामने, कैसे लिखें। अब या तो एक तरीका ये है कि फर्स्ट डिवीजन यहाँ लिखूं, फिर से लिखूं, फिर से फर्स्ट डिवीजन लिखूं, फिर से लिखूं। ठीक है, तो वो क्या है कि उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ज़्यादा बढ़िया ये है कि मैं फर्स्ट डिवीजन एक ही जगह दिखाऊं, तब तो मज़ेदार बात है, ठीक नहीं। कि फर्स्ट डिवीजन मैंने क्या किया कि एक स्पेक्ट्रम बनाया, स्पेक्ट्रम मतलब बैंड बनाया कि सबसे नीचे रखो उसको जो सबसे कम लाया है इस रेंज में, किस रेंज में, 90 से 100 वाले में। ठीक है, तो पहला था 91% वाले, इनका तुम रहो नीचे। फिर हम लाए उसको 92% वाले को, उसको यहाँ रखा, इसको रखा 93%, इसको रखा 94%, इसको 95, देन 96, देन 97, देन 98, देन 99, देन 100%। ठीक है, इन सब को मिलाकर के हमने कहा इट्स ए बैंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन इन क्लास। क्या है ये, बैंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन। बैंड मतलब ये इतना जो बड़ा सा गैप दिख रहा है, ये पूरा क्या है, बैंड बन गया, इसे बैंड कह रहे हैं। ठीक है, बैंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन इन ए क्लास, समझे। अब इसी तरह से क्लास की जगह क्या है, क्लास की जगह पे मटेरियल है। मटेरियल के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो स्टूडेंट नहीं होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, एटम्स होंगे। और यहाँ पर परसेंटेज की जगह एटम्स का क्या होगा, एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, जैसे
1s एनर्जी लेवल में 1s एनर्जी लेवल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक साथ हैं, ऐसे 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 दिखा दिया, या फिर 3s एक इलेक्ट्रॉन है, 3s एक एनर्जी लेवल है ना, ऐसा पढ़ते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 ऐसा कुछ, यानी कि वो क्या हो जाएगा, एनर्जी बैंड सॉलिड होगा। तो ये मैंने रूपरेखा बताई। अब हम चलते हैं गहराई के अंदर। चलिए पहला पॉइंट पढ़ लो, ये एग्जाम्पल भी दिमाग में रखना, परसेंटेज वाला चाहो तो कहीं कोने में लिख लो। लिख चुका? अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, क्या कहना चाहता है बोर एटॉमिक मॉडल? क्या कहता है बोर एटॉमिक मॉडल? ये कहता है कि मान लो एक आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड मतलब अलग ही है, अलग ही दुनिया में आइसोलेटेड एटम है। ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, करते हैं, हमने भी करवाते हुए दिखा दिया ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिवोल्यूशन, ठीक है, चारों ओर है करने। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, एंड इट इज डिसाइडेड बाय ऑर्बिट इन विच इट रिवॉल्व, कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जैसे सोडियम के लिए एग्जांपल लेते हैं, सोडियम आइसोलेटेड एटम 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 होता है एटॉमिक नंबर, 2 4 6 10 11, ठीक है। तो देखो सोडियम एटम बनाया, बीच में ये देखो ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहला 1s ऑर्बिट, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ठीक है। फिर 2s में 2s हो गया, फिर 2p6 हो गया, फिर 3s1 हो गया। तो देखो ये तो न्यूक्लियस है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दिखा दिए, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कहीं पर भी दिखा दो, ऐसा कोई है नहीं कि ऐसा ही दिखाना है, यहीं पर दिखाना है, 4 5 ये 6, 2p में हो गए 6, 3s में हो गया 1, ठीक है। तो ये एक आइसोलेटेड एटम, बहुत बढ़िया, बचपन से पढ़ते आ रहे। अब इसका कहना है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको पता लगानी है, पता लगाओगे कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसी से पता चल जाता है, सही है ना। जैसे इन 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1s एनर्जी लेवल की इक्वल होगी। चलिए आगे आगे इसने कहा कि जब तक आइसोलेटेड है तब तक ऑल ओके, लेकिन मान लो एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, तो मटेरियल के अंदर तो क्या होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, है ना, बहुत सारे एटम्स। तो अगर कोई एटम क्लोज है, बहुत ज्यादा नजदीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो इसके नजदीक दूसरा सोडियम एटम है, ये 1s 2s 2p6 और ये 3s, जानबूझ के मैंने नजदीक बनाया समझाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 1, ठीक है। अब देखो ये वाला ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट दूसरे एटम का, एटम नंबर 2, ये एटम नंबर 1, एटम नंबर 1 का आउटर ऑर्बिट, एटम नंबर 2 का आउटर ऑर्बिट बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक होगा तो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा, किसका, एनर्जी का, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि ओवरलैप भी कर जाए, हाँ हो सकता है, इट मे बी ए केस, इट मे बी ए केस। तो या ओवरलैप कर जाए या फिर बहुत नजदीक आ जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो डिफरेंट होगा, वही इस पॉइंट में लिखा है क्या, when the atom comes together to form a solid they are close to each other, so the outer orbits of the electron from neighboring atoms would come very close or could even overlap, या तो बहुत नजदीक आएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप। This would make the nature of electron motion in a solid very different from that in isolated atom। एक आइसोलेटेड एटम के इलेक्ट्रॉन की बात करना इससे डिफरेंट थी, ठीक है, और 2 ऐसे एटम की बात करना जो बहुत नजदीक हैं, वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना। चलो ये तो है पहला पॉइंट, इसका हम यूज भी कर लेंगे आगे चलकर जीवन में, ओके। अगला पॉइंट देखो, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर है, चिंता ना करें, ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आएगी इसमें, अपने सिंपल केमिस्ट्री ही आएगी। पहले बोहर आ गया, फिर पॉली आ गया, तो धमाका हो गया, तो है कि नहीं, 2 लोग लगातार आ गए, ओके। किसी भी एटम्स के अंदर, किसी भी एटम, जैसे सोडियम 11 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है,
हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। ये सोडियम एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई सोडियम फिक्स नहीं है, ठीक है ना। 1s2 2p6 3s1 3p0, आगे के सब जीरो ही रहेंगे, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम कैन हैव सर्टेन डिफाइनाइट एनर्जी। सही है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उनकी सर्टेन एनर्जी क्या है, 1s, फिर 2s 2p6 3s 3, यानी कि ये 1s 2s 2p 3s क्या है, एनर्जी लेवल है, ठीक है ना। दिस ऑल आर दी एनर्जी लेवल, ठीक है। अब ये 1s में जो दो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, इन दोनों एक ही एनर्जी लेवल पर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम कई बार ऐसा भी दिखाते हैं कि 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, एक को ऐसा दिखाते हैं एक को ऐसा दिखाते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू दी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी accommodated in each energy level, यानी कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, वो बताता है कौन, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, करेक्ट। चलिए, तो ये दो बातें थी, दो पॉइंट है, बस याद दिलवाया है ना, यादगार लम्हों की तरह। अब चलिए हम बात करते हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड के लिए तीसरे पॉइंट पर। ये तो दो पॉइंट हुए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन मजा आएगा लास्ट में। देखो तीसरा पॉइंट, नाउ कंसिडर है सोडियम एटम, कंसिडर एन आइसोलेटेड सोडियम एटम। तो सोडियम एटम लिया मैंने आइसोलेटेड, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन is 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि 1s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, कितने हैं यहाँ पर, दो हैं। 2s के अंदर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो आ भी रखे। 2p के अंदर कितना आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, और 6 के 6 आ रखे, ओके। 3s में दो आ सकते हैं लेकिन एक ही भरा हुआ है ना, 1 ऑक्यूपाइड। तो देखो इसको थोड़ा ठीक से समझो, इसका मतलब क्या है कि 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। तो इसे मैं ऐसे कहूंगा 1s इट हैज 2 स्टेट्स, कितने स्टेट, 2 स्टेट, दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो स्टेट, ठीक है। और दो स्टेट दोनों का एनर्जी सेम है क्या, हाँ, दोनों ही क्या है, 1s एनर्जी लेवल पर है, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल एनर्जी, ठीक है, आइडेंटिकल एनर्जी लेबल्ड एज 1s, ठीक है ना। 2s में टोटल कितने स्टेट्स हैं, दो है ना, ठीक है। ठीक से लिखते हैं, ये तीसरे पॉइंट में चल रहा ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ू, जब इसमें टेबल बनाएंगे, है ना। तो देखो सोडियम एटम की हम बात कर रहे हैं 11, ज्यादा ऊपर तूने लिख दिया, नहीं ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1 3p0, इसका कोई मतलब ही नहीं था, 3p0 हटा दो, क्या परवाह है, जब जीरो ही है आगे वाले। चलो, तो सोडियम एटम की हम बात कर रहे हैं, एक सोडियम एटम की, कितने, एक ही सोडियम एटम लिया मैंने, आइसोलेटेड लिया अभी, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी लेवल 1s की, कौन, 1s एनर्जी लेवल। टोटल कितने स्टेट्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 स्टेट्स,
टोटल 2 स्टेट्स। ओके, ऐसा लिखो, टोटल स्टेट्स कितनी है? 2 है। टोटल 2 ही होती है 1s के अंदर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी कि 2 स्टेट होगी। भरी हुई कितनी है उसमें से? 2 ही भरी हमने, मतलब 2 ही थी खाली, दोनों के दोनों भर रखे हैं सोडियम एटम के लिए। तो ऑक्यूपाइड स्टेट, इसे क्या कहेंगे? ऑक्यूपाइड स्टेट 2। एम्प्टी कितनी है? 2 सीटें थी, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए, खाली कितने? 2, खाली 0 है। एम्प्टी स्टेट 0। सही है। ये मैंने 1s के लिए लिखा कि टोटल सीटें थी 2, कितनी भर दी आपने? 2, खाली कितनी? 0। ठीक है, चलिए। स्टेट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1s का मतलब क्या है? दीज आर दी एनर्जी लेवल, यानी कि इन सभी स्टेट का एनर्जी क्या है? सेम है। ओके, सो दे हैव आइडेंटिकल एनर्जी। क्या है इनकी जो है एनर्जी, वो क्या है? आइडेंटिकल एनर्जी है ना। बोथ स्टेट्स आर हैविंग आइडेंटिकल एनर्जी। तो ऐसा भी लिख सकते हो, 2 स्टेट्स विथ आइडेंटिकल एनर्जी, है ना। 2 स्टेट्स विथ आइडेंटिकल एनर्जी लेबल्ड एज 1s। करेक्ट, एकदम करेक्ट। ओके, चलिए। इसी तरह से 2s में बताओ, 2s में क्या जाना चाहिए? 2s में देखो, टोटल है, टोटल सीटें हैं 2, क्योंकि s वाला है। ऑक्यूपाइड कितनी? ऑक्यूपाइड 2 है, खाली कितने? 0। अगेन इसको क्या कह सकते हैं? 2 स्टेट्स लेबल्ड विद आइडेंटिकल एनर्जी लेबल्ड एज 2s। ठीक है, 2 स्टेट्स विद आइडेंटिकल एनर्जी लेबल्ड एज 2s। बहुत बढ़िया। चलिए 3s नाउ। 3s 2p है ना, 2p है अभी तो, है ना। 2p में टोटल सीटें कितनी हैं? p वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम भरने के लिए, है ना। तो मैक्सिमम 6 स्टेट होती है, तो टोटल होगी 6। ऑक्यूपाइड कितनी होगी? ऑक्यूपाइड 6 है ना। और एम्प्टी कितनी है? खाली कुछ नहीं बचा, 6 थी सीटें, 6 के ऊपर 6 लोग बैठ गए, 6 इलेक्ट्रॉन बैठ गए ना। हाँ, ठीक। इसमें क्या लिखूंगा? 6 states with identical energy labeled as 6, labeled as 2p। ठीक है ना, 6 states with identical energy labeled as, कसम खा लो इसे आज एक ही बार में खत्म कर देना तुम्हें लेक्चर देखते ही। तो ये 2p हो गया। 3s की बात करते हैं। 3s में देखो, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन सोडियम के लिए हमने कितने भरे हैं? 1 ही भरा है। तो यहाँ पर चेंज हो गया भैया कि नहीं? टोटल है 2 सीटें, बैठने वाला 1 ही है, मतलब ऑक्यूपाई कितना कर पाए हम? 1 स्टेट। 1 खाली रह गया है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं, है ना। तो एम्प्टी कितनी इसमें? एम्प्टी 1 है। ठीक है, तो 1 स्टेट विद आइडेंटिकल एनर्जी लेबल्ड एज 3s। 1 स्टेट विथ आइडेंटिकल एनर्जी लेबल्ड एज 3s। 3s वाला दिख जाना चाहिए, दिख जाएगा, दिख जाएगा। ओके, तो अब क्या करें? अब ये करें कि 1s स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन भरे आपने? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड इलेक्ट्रॉन कितने भर दिए इसमें? 2।
2s में कितने भरे 2, इसमें कितने भरे 6, इसमें कितने भर दिए 1, टोटल कितना आ गया 11 इलेक्ट्रॉन आ गए, सही 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन आए हैं किसके लिए, एक सोडियम एटम के लिए। मुझे बताओ अगर 2 सोडियम एटम होते तो क्या करते, 2 सोडियम एटम होते तो दूसरा टेबल बनाओ 1s, तो देखो 1 सोडियम एटम था तो 11 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम एटम होते तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते 22, यानी कि 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 4 4 4 8 8 और 12 20 और 2 22, सही है ना 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई 2 सोडियम एटम के लिए, लेकिन पहले हमने 1 सोडियम एटम के लिए पढ़ा, फिर 2 सोडियम एटम की कहानी है क्या, ये है ऐसी कि हमें एक सॉलिड के लिए बात करनी, सॉलिड में बहुत सारे एटम होते हैं, है ना, हम एक ही सोडियम एटम की बात कर रहे थे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मान लो सोडियम वेपर गैस अपने पास, सोडियम गैस, ठीक है, तो मान लेते हैं सोडियम गैस है, या उससे पहले ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको कि 2 सोडियम एटम है तो 2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 22। स्टेट की अगर बात करना चाहो तो टोटल स्टेट यहाँ कितनी होगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 सीटें टोटल है, कितनी भर दी आपने 4 ही भर दी थी, 0 खाली रही, तो ये इंटू 2, मतलब हर जगह 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 0 तो 0 ही रहेगा, है ना। ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 6 इंटू 2 0 का 0 ही रहेगा, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू, या टोटल सीटें कितनी थी 4 थी, ऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, सही है, 2 खाली है 2 भरी है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो। तो देखो एक सोडियम एटम लिया तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई था, 2 सोडियम एटम लिए तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मान लो 3 है तो क्या आ जाता है यहाँ पर हर जगह 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, हाँ या ना, एकदम सही, यानी कि 3 सोडियम एटम ले लिया आपने, यहाँ पर भी क्या हो जाता 3 3 3 3, कितना हो जाता 6 6 12 12 और 1 13 13 और 18 कितना हो जाता 33, सही, 3 सोडियम एटम पर 33 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, करेक्ट। मान लो अब if we have sodium vapor या फिर सोडियम गैस कहो विथ n एटम्स, कितने एटम्स हैं n एटम्स। पहली बात मैंने गैस कंसिडर किया है, सॉलिड नहीं किया अभी तक, गैस कंसिडर किया तो गैस में तो एटम क्या होते हैं दूर दूर होते हैं, एक एटम का दूसरे एटम के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है ना, तो नहीं होता है तो इसमें मैंने गैस माना है। पहले गैस में n एटम है, किसकी गैस है सोडियम की, तो n एटम भी किसके होंगे सोडियम के हैं। तब यहाँ पर एक भी एटम नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, कितने हैं टोटल n, तो n सोडियम एटम है भाई, ये लो n सोडियम एटम, सब किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे n से, है ना, ये n ये n, ये लो कहानी ही बदल गई अचानक से, n आ गया 6n 6n 2n n, आधा खाली आधा भरा, ठीक है। तो 2n स्टेट्स विथ आइडेंटिकल एनर्जी, इसमें कितने स्टेट्स हैं 2n इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2n स्टेट्स, इसमें 6n स्टेट्स, इसमें n स्टेट्स, ओके। यहाँ कितना आ जाएगा 2n इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना आ गया 2n इलेक्ट्रॉन 6n, और ये सिंपली n,
कितना हो गया 6 2 8 2 10 1 11 11n इलेक्ट्रॉन, यानी कि n सोडियम एटम के लिए 11n इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने एटम उतने से मल्टीप्लाई, 2 एटम तो 11 इंटू 2, 3 एटम तो 11 इंटू 3, 4 एटम तो 11 इंटू 4। तो हमने ये गैस के लिए पढ़ा, ठीक है। अब गैस के लिए पढ़ा तो अब देखो 1s वाले में 1s 2s 3s सॉरी 2p 3s ये सभी क्या है, एनर्जी लेवल है। 1s एनर्जी लेवल में टोटल शीट कितनी है 2n, कितनी भर गई 2n भर गई। 2s में टोटल सीट कितनी है 2n है, कितनी भरती 2n। 2p में टोटल सीटें हैं 6, ऑक्यूपाइड भी होगी 6। 3s में टोटल सीटें हैं 2n, ऑक्यूपाइड है n, आधी खाली, ठीक है। तो अब इसको हम एक टेबल में बनाते हैं, छोटे से टेबल में, ठीक है। इसको मिटाएंगे। देखो अभी तक हमने ये पॉइंट सारे फिर से एक बार रिव्यू करवा देता हूँ पॉइंट का। हम छठे पॉइंट में आ गए हैं लगभग। देखिए सबसे पहले हमने कहा था सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनी थी, फिर सिलिकॉन सर्किट में यूज करवाया उससे, और फिर हमने कहा कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का डिवाइडेशन होता है 3 तरीकों से। फिर हमने कहा उनका डिवाइडेशन एनर्जी बैंडिंग सॉलिड से भी पॉसिबल है। एनर्जी बैंडिंग सॉलिड को हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहला स्टेटमेंट दिया था एटॉमिक बोर मॉडल का, दूसरा स्टेटमेंट दिया था किसका, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। उसके बाद मैंने कहा कि सोडियम एटम ले लो जो कि क्या है आइसोलेटेड एटम। फिर उस सोडियम एटम के लिए हमने क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट चेक किए। फिर हमने कहा 2 हो तो क्या होगा, 2 सोडियम एटम हो तो क्या हो, 3 हो तो क्या होगा। फिर मैंने कहा कि फाइनली 2 3 करने से अच्छा है क्या कर लेते हैं, एक सोडियम वेपर ले लेते हैं, सोडियम की गैस ले लेते हैं। तो गैस है तो बहुत सारे एटम होंगे, नो डाउट होंगे, लेकिन खास बात क्या कि जो एटम है वो आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं रख रहे, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट ये है, ठीक है। तब हमने कहा n सोडियम एटम है, उसी को मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि पहला एनर्जी लेवल 1 है। सोडियम केवल एग्जांपल के लिए लिया, ठीक है ना। दिल पे ना लें सोडियम को, 2p3। 1s में सीटें कितनी है 2, n सोडियम एटम के लिए, तो n सोडियम के लिए 2n। 2s में भी कितनी है 2n, 2p में 6n, 3s में 2 सीटें खाली, मतलब 2 सीटें टोटल है। टोटल 2 सीटें थी सोडियम के लिए, कितनी सीटें हमने ले ली 2n पूरी ले ली। 2s में 2n खाली थी, 2n पूरी ले ली। 6 की 6 खाली रही थी, पूरी भर दी हमने। इसमें 2 खाली थी, 1 भर दी हमने ऑक्यूपाइड, और 1 खाली थी, ये 11n, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 6 या 7 जो भी रहा हो। अब आगे हमने यहाँ पर एक वेपर गैस ली थी, है ना। तो वेपर है दैट मीन्स गैस, यानी कि इन सोडियम वेपर, sodium vapor there is no interaction between atoms, they are isolated, okay, always there is no interaction between atoms, ठीक है। तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स नो एनर्जी एक्सचेंज, है ना, नो एनर्जी एक्सचेंज। as they are isolated, because they are isolated, क्योंकि दूर दूर भी है आइसोलेटेड भी है, तो कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। जैसे n सोडियम एटम है तो एक एटम यहाँ रहा होगा, दूसरा दूर दुनिया में यहाँ रहा होगा, इसको पता ही नहीं कि यहाँ पर एक दूसरा एटम भी है, इतना दूर है, ठीक। तो इतना दूर है तो जाहिर सी बात है कोई एनर्जी का इंटरेक्शन भी नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई बोलचाल भी, आपस में बातचीत भी नहीं करती, कैसे दिन है ना। इनके भी काफी बुरे दिन आ गए एटम्स के भी, आपस में बातचीत भी नहीं कर पा रहे। चलिए, तो बातचीत नहीं कर पा रहे तो ओके, लेकिन हम तो ये वेपर के लिए पढ़ रहे थे, हम तो वेपर के लिए पढ़ रहे थे। इफ इट वाज ए सोडियम सॉलिड, ठीक है, अगर ये सोडियम वेपर नहीं होकर के सोडियम सॉलिड होता तो क्या होता, तो ये होता कि एटम्स बहुत नजदीक होते, दूर दूर नहीं होते। अगर नजदीक होते तो क्या होता, एनर्जी का इंटरेक्शन होता, एनर्जी एक्सचेंज होती, है ना। तो हम वही देखेंगे। पॉइंट नंबर 8, इफ इट वाज ए सोडियम सॉलिड, सोडियम इफ इट वाज ए सॉलिड, ठीक है, चलिए को डायरेक्ट, इफ इट वाज ए सॉलिड,
then all the n atoms were supposed to be close enough to each other. Closed enough to each other. सही है, यानी कि एक दूसरे के बहुत नजदीक होते, कितना नजदीक होते हैं कि इतना कि एनर्जी इंटरेक्शन होता, उसी को हम आगे समझते हैं। मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। पॉइंट नंबर 8 के आगे, एटम को हम बहुत नजदीक नजदीक ले आए हैं अब, ठीक है। तो देखो पहले वेपर थी, वेपर में तो और एटम जो थे दूर दूर थे, है ना, अब बहुत नजदीक है क्योंकि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सॉलिड में एटम बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो क्या होगा, जैसे वही सोडियम लेके चलते हैं, है ना, कि एक सोडियम एटम यहाँ दिखाया, दूसरा यहाँ दिखाया, 1s 2s 2p और ये 3s, ठीक है। बड़ा छोटा माइंड मत करना है इसमें, ये लो बराबर का बना देते हैं इसे, 1s 2s 2p ये 3s, अभी ठीक आपको। तो देखो दो सोडियम एटम, सोडियम 1 सोडियम 2, ठीक है, एटम पहला और एटम दूसरा, पहला एटम और ये दूसरा एटम, ये इसका 3s, ये इसका 3s। सॉलिड में एटम कम से कम इतने नजदीक तो आते ही हैं कि एक का 3s ऑर्बिट दूसरे के 3s ऑर्बिट से क्या कर जाए, इंटरेक्शन करवा जाए, यानी कि इंटरेक्शन कर जाए, यानी कि एनर्जी क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। और ये चीज हमें पता है, क्या पता है कि जब एक मॉलिक्यूल, जब एक ऑब्जेक्ट, चलो फिजिक्स में बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल P1 दूसरा पार्टिकल P2, इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, टकराएगा तो क्या होगा, किसी एक की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, किसी एक की कम हो जाएगी, एंड किसी एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किसी एक की एनर्जी कम हो जाएगी। कब हुआ, जब इंटरेक्शन हुआ। ठीक उसी तरह से जब यहाँ पर 3s ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, दो एटम नजदीक आए, 3s ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। तो इंटरेक्शन करने की वजह से क्या होगा, इंटरेक्शन करने की वजह से उनकी एनर्जी क्या होगी, कम ज्यादा होगी। तो एक की एनर्जी जब कम हो जाएगी, एक की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, ठीक है। तो कम ज्यादा अगर एनर्जी होगी तो उसको हम कंसिडर करते हैं, वही लिखा है पॉइंट नंबर 9, क्या, नाउ सपोज द एटम्स आर ड्रॉन क्लोज टू वन अनदर, ठीक है, close to one another to the extent that the outer 3s electron of one atom starts interacting 3s of neighboring, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो 3s के इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर सॉलिड है, सॉलिड में एटम क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, इंटरेक्शन करते हुए दिखाते। तो पहले पॉइंट को यही दिखाना था कि 3s के ऑर्बिट आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं या फिर इंटरेक्शन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बाकी का क्या होगा उस पर भी आएंगे, ठीक है। हाल फिलहाल हमने सोडियम के लिए 3s की बात की, ओके। पॉइंट नंबर 9, नाउ पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, देखो पॉइंट नंबर 10 ये कहना चाहता है कि हमने देखा कि 1s 2s 3s 3p अगर जब n एटम्स थे तो इनके नंबर ऑफ स्टेट्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टेट्स 2n 6n, ये टोटल है ना, ये टोटल है। ऑक्यूपाइड कितनी थी, ऑक्यूपाइड थी बच्चों इसमें 2n, पूरी इसमें फिलअप हो गई थी, है ना, 2n 6n और ये n, इसमें एक खाली रह जाती, आधी खाली रहती है, आधी भरी रहती है, 2 थी, 2 में से, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, 2p 3 अभी ठीक, अब ठीक, मजा आ गया। चलो अब देखो क्या होगा, 2n 6n n, सही हम सोडियम एटम की बात कर रहे थे। नाउ सपोज, क्या सपोज करो कि अपने पास जो एटम है वो 1000 है, मान लिया, वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं कि एक ही मोल में कितना होता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर, एक ही मोल के अंदर 6.023 × 10⁻23 एटम्स पर मोल पर ग्राम, ओके, पर मोल कह सकते हैं, पर ग्राम कह सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है। तो देखो मैंने माना फॉर एग्जाम्पल इफ n = 1000 एटम्स, तो मुझे बताओ
3s में टोटल सीट कितनी होगी? टोटल सीट 6, सॉरी ये 2n है ना, सही। 3s के अंदर टोटल सीट कितनी हुई? 2n यानी कि 2000। उसमें टोटल ऑक्यूपाइड कितनी है? 1000, सही है, आधी है। अब मैंने क्या कहा था कि सोडियम के जो एटम है उन एटम्स में 3s के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। ऐसे सभी एटम, टोटल एटम कितने हैं? 1000 एटम हैं। उस 1000 एटम में 3s एनर्जी लेवल पर, 3s एनर्जी पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1000। 1000 इलेक्ट्रॉन है 3s में, जो आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। कितना करेंगे? इंटरेक्शन, ठीक है। क्योंकि एक एटम हो तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1000 एटम है तो 11000 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है। उसमें से 1000 इलेक्ट्रॉन 3s में है ना, और 1000 खाली। चलो, अब बात आती है कि T3s में जो 1000 इलेक्ट्रॉन है वो अगर आइसोलेटेड होते तो उन सब की एनर्जी क्या होती? सेम होते, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंटरेक्शन कर रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने 3s में? 1000। तो 1000 में क्या होगा? कि एनर्जी, ठीक है, परसेंट। Because of this interaction, the energy of the 3s state will change. It turns out that change in energy in all 2n states of 3s level are not identical. ठीक है, चलो इसे ठीक से समझते हैं। मजा नहीं आया है कि नहीं? n मैंने कितना लिया? 1000 लिया। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 2000। यहाँ भी कितने हो गए? 2000, 6000, ये भी कितने हो गए? 2000, ठीक है। यहाँ पे ऑक्यूपाइड कितना हो गए? 2000, 2000, 2000, 6000 और ये 1000। अब देखो, जब एटम क्लोज आते हैं तो इंटरेक्शन कौन करता है? मोस्टली 3s वाले, ठीक है। 3s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1000, यानी कि 3s में 1000 इलेक्ट्रॉन है जो आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे। इंटरेक्शन करेंगे तो सबकी एनर्जी मैं किससे दूंगा? 3s से ही दूंगा, ठीक है। लेकिन आपस में इंटरेक्शन करके इन्होंने, किसी ने अपनी एनर्जी बढ़ा ली, किसी ने अपनी एनर्जी कम कर ली। जब ये आइसोलेटेड थे तो सबकी एनर्जी सेम थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 1000 इलेक्ट्रॉन है, कोई किससे टकराया, कोई किससे टकराया, तो एनर्जी का क्या होगा? कम डाउन, यानी कि कम ज्यादा होगा। कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कम हो गई होगी, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बढ़ गई होगी। और ये टोटल कितने हैं? 1000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन गया? एक बैंड बन गया। इसको क्या कहेंगे? 3s बैंड। जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे यहाँ से यहाँ तक, है ना, कम से ज्यादा वाली एनर्जी, तो ये है। चलो, तो वास्तव में 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2n, क्योंकि n एटम, 2n, n, 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 ठीक है, n, 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 ये n, ठीक है। तो अब देखो, इसे पढ़ो। It turns out a change in energy in all the 2n state of 3s. 3s पर जितनी 2n स्टेट है उन सबकी एनर्जी में क्या आता है? वेरिएशन आता है ना। वेरिएशन आएगा तो सभी क्या होंगे? ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने पर जो पूरा एक बैंड बनता है उसी को हम 3s बैंड कह देंगे, ठीक है। चलो, तो 3s में टोटल सीटें कितनी थी? 2n। उसमें से n खाली है तो ये तो एम्प्टी है, ठीक है, और n भरी हुई है। जो भरी हुई है यानी कि 1000 इलेक्ट्रॉन थे, उनका एनर्जी का क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। ये देखो, ये हो गए 1000 इलेक्ट्रॉन। आई बात उनमें? ओके। अब ये हो गया पूरा, क्या हो गया? ये 3s हो गया, पूरा क्या हो गया? 3s हो गया। 2p में देखो, 2p में
2p का देखते हैं क्या हुआ है उससे। चलो 2p का बाद में देखेंगे, पहले डेफिनेशन दे देते हैं। एज ए रिजल्ट 3s एनर्जी नाउ बिकम्स ए कॉम्बिनेशन। 3s जो एनर्जी है वो कॉम्बिनेशन हो गया किसका, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी। ठीक है, तो सेवरल क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी का ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन, यानी कि इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी होगी 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होगी 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा है ना। तो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन ही क्या है, एनर्जी बैंड है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यहां से यहां तक जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो ये रहा द एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन, एनर्जी लेवल विथ कंटिन्यूस एनर्जी वेरिएशन इज नोन एज एनर्जी बैंड। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है उसको भी एनर्जी बैंड, मतलब दोनों सेम चीज है, कहने के तरीका अलग। कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी नोन एज एनर्जी बैंड। कंटिन्यूसली जो एनर्जी का वेरिएशन वो भी क्या एनर्जी बैंड ही है। दोनों के तरीके अलग अलग तरीके से कहा है बस, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो आपने की आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की बात, व्हाट अबाउट द इनर। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं दे इंटरेक्ट वीकली विथ ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, द इनर इलेक्ट्रॉन interact weakly with each other। ठीक है, तो उसका इस तरह का कोई एनर्जी वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि उसका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम है अगर वेरिएशन, तो उसके लिए एनर्जी बैंड बनेगा या नहीं बनेगा, एनर्जी का वेरिएशन बहुत कम होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे वेरिएशन होंगे उसमें, देखो कैसे। ठीक है, देखो 1s सोडियम के लिए बात कर रहे हैं, 2s 2p 3s। देखो पहले तो 1s पर 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, अब कितने हैं 2n, टोटल कितने 2n। तो देखो ये छोटा सा बैंड बनेगा, बड़ा बैंड नहीं बनेगा क्योंकि एनर्जी का इंटरेक्शन क्या है बहुत ही कम है ना। तो छोटा सा बैंड बना दो, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, खाली रहेगा क्या, नहीं। 2 सीटें खाली थी, दोनों के दोनों इसने भर दी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना, ओके। 2s इसमें भी एनर्जी का वेरिएशन ज्यादा नहीं रहने वाला है। क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है, हाँ ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक, ये 2p इसमें एनर्जी का वेरिएशन थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि ये आउटर ऑर्बिट के नजदीक है। और 3s थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें एनर्जी का वेरिएशन सबसे ज्यादा हुआ बाकी सबके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसमें देखो n तो है खाली, n है भरी हुई, इसमें 2n ही थी सीटें और 6n थी। ठीक है, इसमें 2n थी कंप्लीट और 2n भर भी दी, 2n स्टेट। ठीक है, n क्या है नंबर ऑफ एटम्स, इतना है। ये क्या है बैंड, ये छोटे छोटे बैंड बन जाते हैं, है ना। चलो अब देखें, अब ये देखो कि 1s और 2s 2p और 3s में बैंड बन गया, बढ़िया बात है। जो कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, ये कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, कंप्लीटली फिल्ड बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। completely filled band is known as valence band, VB। ठीक है, completely filled band are known as valence band। valence band हो गया अपना क्या, कोई completely filled band is known as valence band, लेकिन कहाँ पर, at 0 केल्विन। at 0 केल्विन, 0 केल्विन मतलब क्या हो गया
नो थर्मल एनर्जी, कोई एक्साइटेशन नहीं है, इट्स मिनिमम एनर्जी। मिनिमम का मतलब क्या हो गया, स्टेबल। ठीक है, सो नो थर्मल एनर्जी। ओके, है ना। चलिए अब क्या करें, कंडक्शन बैंड क्या होगा। तो सबसे पहली बात, ये भी तो कम्प्लीटली फिल्ड बैंड है, ये भी तो कम्प्लीटली फिल्ड बैंड है, ये भी तो कम्प्लीटली फिल्ड बैंड है, और ये भी तो कम्प्लीटली कंप्लीट नहीं है, तो आधा ही भरा आधा खाली सोडियम के लिए, है ना। तो ये भी वैलेंस बैंड होना चाहिए, ये भी वैलेंस बैंड होना चाहिए, ये भी वैलेंस बैंड होना चाहिए, है ना। लेकिन अपने काम का वैलेंस बैंड वही है, अपने काम का वैलेंस बैंड वही है जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन में काम ले ले, या फिर ऐसा कहो द हाईएस्ट बैंड, हाईएस्ट एनर्जी वाला जो बैंड है वो क्या होगा, अपने काम का वैलेंस बैंड होगा, ये वाला। इसके ऊपर कोई वैलेंस बैंड है क्या, नहीं। तो सबसे ऊपर वैलेंस बैंड जो होता है वो अपने काम का, ठीक है ना। ये वाले काम के नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कोई इंटरेक्शन करते ही नहीं है ना। मैंने कहा ना 1s 2s वाले इंटरेक्शन जो करते हैं नेग्लिजिबल है, तो ये वैलेंस बैंड अपने काम का है। और ठीक इसके ऊपर जो होगा वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड। ठीक है, समझ में आई बात। कंप्लीटली फिल्ड बैंड इज नोन एज वैलेंस बैंड। कौन सा, वो बैंड जो सबसे ऊपर है कंप्लीट फिल्ड। जैसे यहाँ पर 15 फिल्ड बैंड है, जैसे ये एक बैंड, ये फिलअप है, ये फिलअप है, ये फिलअप है, सभी फिलअप है, ठीक है। बताओ वैलेंस बैंड कौन से काम का, जो सबसे ऊपर है ये वाला, ये अपने काम, इसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने एनालिसिस में यही काम आएगा। ओके, तो ये हो गया वैलेंस बैंड। इसके ठीक ऊपर वाला बैंड यानी कि बैंड विथ जस्ट हायर एनर्जी इज नोन एज कंडक्शन बैंड। लिखवा देंगे इसे भी, डोंट वरी। तो ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक, अब हम क्या करें, 1s 2s 2p 3s सबकी बातें हो गई। अब देखो कि अब तक जो हमने चर्चा की है 1s की, 2s की, 2p की, 3s की, है ना, इन सब को हम एक पोर्शन में लेके चलते हैं। कैसे कि क्या एनर्जी का कोई रोल है क्या इसमें। तो देखो हमने कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की चर्चा की है। जैसे सोडियम के लिए ये होता है 1s, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्योंकि एटम नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, तो 1s को रिप्रेजेंट करने वाले बहुत से इलेक्ट्रॉन हो गए, उसी का बैंड बन गया, ठीक है। 2s, तो ये है 1s 2s 2p एंड 3s 3s, ये 3s। ये एग्जाम्पल के लिए है केवल, हम बार बार जो लेते हैं ये सोडियम, इसमें क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है कि नहीं, आधा भरा है आधा खाली है। ओके, देखो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी कम्प्लीटली फिल्ड है। इसमें से जो सबसे ऊपर है वो अपना क्या है, वैलेंस बैंड के नाम से हम उसी को कंसिडर करेंगे वैलेंस बैंड के लिए। और वैलेंस बैंड से ठीक ऊपर वाला बैंड होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब हमें बैंड गैप को डिफाइन करना है, बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। तो क्या है कि किन्हीं भी दो बैंड गैप, किन्हीं भी दो बैंड को उठाओ, तो इन दो बैंड को उठाए, ठीक है, किन्हीं भी दो बैंड के बीच का आपको बैंड गैप फाइंड करना है। तो नीचे वाले बैंड में हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, और ऊपर वाले बैंड में लोएस्ट एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस, इसी को क्या कहते हैं, बैंड गैप एनर्जी, डेल्टा Eg। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी इन ए बैंड, हाईएस्ट एनर्जी इन ए बैंड, तो ये हाईएस्ट एनर्जी इन ए बैंड and the lowest energy in the next higher band and the lowest energy in the next higher band is called band between the two bands। ठीक है, कोई भी दो बैंड उठाओ, जैसे ये बैंड है, एक बैंड यहाँ है, तो किसी भी बैंड में हाईएस्ट एनर्जी और उसके बाद लोएस्ट एनर्जी ठीक उससे ऊपर वाले में, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या है, डेल्टा Eg। सही है, समझ में आती है बात,
है ना। तो देखो अब हमने अब तक जो पढ़ा है, क्यों पढ़ा? कंडक्शन के लिए, करंट फ्लो करवाने के लिए, है कि नहीं? तो देखो अब अपने पास क्या है, कुछ परेशानी है। पहला, मान लो एक कंप्लीटली फील्ड है, या फिर इसी को लेते हैं, है ना, समझने वाली चीजें हैं, ऐसे ही समझेंगे, ऐसे ही समझेंगे। ओके, और यहाँ पर एक बैंड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। लेट सपोज ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो कंडक्शन खाली भी हो सकता है, आधा भरा भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा। ओके, तो देखो मान लो इसमें 100 सीट, टोटल 100 सीट है, 100 सीट है बैठने के लिए, 50 हमने भर दी। ठीक है, अब अगर मैं इसको एनर्जी देता हूं, इस मटेरियल को, तो एनर्जी दूंगा तो एक्साइटेशन आएगा, है ना। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसको एनर्जी मिलेगी, क्या होगा। हो सकता है कि इस स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाए, है ना, यानी कि यहाँ बन जाए वो स्टेट, ये खाली हो जाएगी, तो फिर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा। यानी कि अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, मूव करने लगे। तो मूव करने लगे मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कंडक्शन। कंडक्शन मतलब करंट आएगा, है ना, करंट हमेशा ही। यानी कि बैंड है, इट्स ओके, लेकिन बैंड में आपको अगर थोड़ी बहुत एनर्जी अगर मिल गई बैंड में किसी इलेक्ट्रॉन को, वो क्या करेगा, कंडक्शन, और वही हमें चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा, यहां पर इसको देखो, क्या ये एनर्जी नहीं दे सकता क्या वैलेंस बैंड वाला? इसमें अगर 100 सीट्स हैं तो वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है। सबसे पहले हम इसी बैंड के अंदर बात करते हैं, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेता है बाय सम मीन्स, कैसे भी, क्या ये ऊपर नीचे जा सकता है कहीं पर इसी बैंड के अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है, जगह ही नहीं है, 100 लोगों के लिए जगह थी, 100 के 100 लोग अंदर आ रखे, यानी कि इट कैन नॉट एक्सेप्ट द एनर्जी। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रॉन in a completely filled band, completely filled band cannot accept energy because they can't move up and down within the band, because they cannot move up and down, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं जा सकते, अप एंड डाउन इन विद इन द बैंड, बैंड के अंदर नहीं जा सकते, बैंड के अंदर तो हिल भी नहीं सकते बेचारे। ठीक है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन बैंड के अंदर भी हिल सकते हैं, तो वो कंडक्शन दे रहा है, दैट इज गुड। तो इसीलिए जो 1s 2s जो होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, जैसे सोडियम का था, 1s तो कम्प्लीटली फिल्ड है, क्या ये एनर्जी लेगा? नहीं। या 2s लेगा? नहीं। 2p6 लेगा? नहीं। केवल कौन लेगा? 3s1 लेगा। तो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। ठीक है, और वो कंडक्शन में भी काम आते हैं। अब बात आती है कि आपको जो एनर्जी मिल रही है वो कितने तरीकों से मिल सकती है? 2 तरीकों। ठीक है, तो एनर्जी कैन बी गेन बाय 2 मीन्स। Energy can be achieved by 2 means or by 2 methods. So energy can be provided by 2 methods. कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? पहला क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना, तो एक तो हो गया बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हो गया अपना थर्मल एनर्जी। ठीक है,
है ना। दूसरा हो गया बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी हम दो तरीकों से दे सकते हैं किसी भी बैंड को, बाय थर्मल एनर्जी एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, पहले हम चर्चा करते हैं थर्मल एनर्जी। कि टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, तो थर्मल एनर्जी इज गिवन बाय क्या होगा, E इज इक्वल टू के टी। ये थर्मल एनर्जी। फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ज्यादा क्या मिलेगी, थर्मल एनर्जी, दैट इज गिवन बाय के इंटू टी। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है केल्विन में, ठीक है ना। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा, ठीक है, जूल पर केल्विन। या फिर 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 16 अर्ग और अर्ज अपॉन केल्विन, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा करके इसको यूज किया जा सकता है। कैसे यूज करोगे देखते हैं। इसको ऐसे यूज करेंगे कि पहला ये है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना, ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होगा, हमेशा कंप्लीटली फिल्ड होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ओके, ये कंडक्शन बैंड आधा भी भरा हो सकता है या फिर पूरा खाली हो सकता है, लेकिन पूरा भरा हुआ अगर हो गया तो वो तो वैलेंस बैंड बन जाता है कि नहीं। कितना ठीक। अब देखो दोनों के बीच में जो बैंड गैप है वो तो क्या है, बैंड गैप एनर्जी है, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। बैंड गैप एनर्जी जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट एनर्जी के बीच का। चलिए अब पहली बात, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है ताकि ये खाली वाली जगह पर जा सके, है ना। तो पहला तरीका है थर्मल एनर्जी से, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी अगर देंगे तो इलेक्ट्रॉन कैन एक्साइट फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है विद इन बैंड, तब भी क्या होगा, कंडक्शन होगा। क्या ये एनर्जी ले सकता है, नहीं ले सकता। क्यों ये पूरा भरा है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अगर हिलता भी है तो जाएगा कहाँ, खाली है नहीं कहीं पर, क्योंकि जितनी सीटें फिलअप है उतनी सीटें थी अपने पास, एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो कहीं जाएगा कहाँ, नहीं जा सकता। ओके, तो इसके लिए एनर्जी काम की नहीं, इसके लिए काम की, ठीक है। ओके, एनर्जी देके कितना दे सकता है, सपोज करें एट टेम्परेचर T इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है। 300 केल्विन मतलब क्या हो गया, रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करते हैं तो ये एनर्जी आती है भैया 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टी कितना आता है, 0.002, डाटा देख लेते हैं, इट्स 0.02 ओनली, ठीक है। बहुत ही कम एनर्जी, यानी कि बस थोड़ा बहुत हिल जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ से यहाँ हिल सकता है। क्या वो एनर्जी इतने बड़े गैप को पार करने में काम आएगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मली जो बैंड गैप होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो इसको तो हिला ही नहीं पाएगी, ठीक है, इसको हिला ही नहीं पाएगी। अच्छा, क्या इलेक्ट्रॉन केवल अपने बैंड में ही कंडक्शन करवाते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, क्या जा सकता, ऑफकोर्स जा सकता, लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ग्रेटर देन बैंड गैप, और जो थर्मल से मिल रही है वो क्या है, बहुत कम है, मामूली सी, है ना। तो या तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा अगर इसको यहाँ से यहाँ भेजना है ना, क्योंकि यहाँ पर खाली। तो हाँ, अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो पहुँच जाएगा, नो डाउट पहुँच जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल हमने इतनी एनर्जी नहीं दी है कि वो पहुँच पाए, ठीक है। तो अब हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं एनर्जी पहुँचाने का। दूसरा तरीका है क्या, दूसरा तरीका है अपने पास एक
बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जब भी कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, जब भी कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो, मतलब क्या करना है, एक बैटरी लगा देना। क्या करना है, एक बैटरी लगा देना। अप्लाई बैटरी, ठीक है। बैटरी कौन सी, V वोल्ट वाली, है ना। ओके, तो मान लो एक मेटल अपने पास, एक मेटल है। तो मेटल के अंदर ही तो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम्स बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक है, तो वहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की कहानी चल रही होगी, ठीक है। और वैलेंस बैंड में तो क्या है कि अपने बैंड में कोई हिल डुल नहीं सकता, है ना। तो कंडक्शन बैंड में हिल डुल सकते हैं, तो उनको एनर्जी कैसे मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने कनेक्ट किया बैटरी, ठीक है। तो देखो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, थोड़ा सा अगर आपको एनर्जी मिल जाएगा इसमें, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चल लेंगे भाई। अब देखो इलेक्ट्रॉन को पता है, क्या पता है कि हमने बैटरी से कनेक्टिविटी पा ली, तो ये वाला प्लस है, तो ये भी क्या होगा, प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस। केवीएल के एचसीएल में ऐसा हमने पढ़ा है। तो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, सही है। तो देखो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट, करंट कैसा फ्लो करेगा, करंट जस्ट अपोजिट, यानी कि कंडक्शन मिल गया। ओके, यानी कि यहाँ पर भी कंडक्शन मिल गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एनर्जी गेन कर सकता है, कर सकता है, करेगा भी। लेकिन कौन करेगा, क्या वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन करेंगे, नहीं, वो अपने बैंड में तो मूव नहीं कर सकते, ये वाले अपने बैंड में मूव कर सकते हैं, तो ये तो एनर्जी पहले ले लेगा। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो बैटरी होते हैं ना, 10 वोल्ट 50 वोल्ट, उनकी भी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इतनी एनर्जी दे पाए कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाए, इतनी कैपेबिलिटी उनकी भी नहीं है। नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो केवल वो क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ऊपर पहुँचा सकती है। नॉर्मल जो बैटरी है वो, उनका काम इतना ही होता है, ठीक है। तभी आपको पता चला कि दोनों ही जो तरीके हैं कैपेबल नहीं है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचाने के, सही है ना। तो नहीं है तो हम क्या करते हैं, दोनों मेथड को साथ लगाएंगे कि पहले थर्मल से एक्साइटेशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से, दोनों के साथ में कुछ वर्क करेगा। चलो देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अंतिम पड़ाव पर। अब हमें पता चल गया है कि एनर्जी दो तरीकों से दे सकते हैं, ठीक है। तो हम तीन तरीकों को डिफाइन करेंगे। एनर्जी बैंड इन सॉलिड खत्म हो गया है, क्या खत्म इस तरह हो गया है कि हमने बैंड थ्योरी पढ़ लिया कि बैंड बनते हैं। बैंड में हमने पढ़ लिया दो तरह के बैंड काम के हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तीसरी बात हमने ये समझ ली कि उन दोनों के बैंड का जो गैप है वो डेल्टा इज यानी बैंड गैप होता है, ठीक है। अब वही बैंड गैप हमें बताएगा कि कंडक्टर कौन, सेमीकंडक्टर कौन और इंसुलेटर कौन, ठीक है। और उस बैंड गैप को पार करने के भी दो तरीके हैं, दो एनर्जी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी E इक्वल टू KT, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, बैटरी लगा दो, दैट्स इट। चलो, पहला है कंडक्टर। कंडक्टर में हमें पता है कि आउटर शेल में हमेशा क्या होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे रहेंगे, है ना। चलो तो छोटा बना देते हैं, जगह हमें जरूरत पड़ेगी इस बार, है ना। छोटे बैंड बनाएंगे। तो कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो जो कंप्लीटली फील्ड है, हमेशा हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ही लेंगे, ये बात सच है ना। और कंडक्टर के लिए खास बात क्या है, कंडक्टर के लिए खास बात ये है कि कंडक्शन बैंड हमेशा आधा भरा ही होगा, ठीक है। जैसे सोडियम सॉलिड की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1। तो देखो ये कंप्लीटली फील्ड हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया आधा फील्ड कंडक्शन बैंड। जैसे जिंक की बात करते हैं, ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, यानी कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10, कितना हो गया, 2 2 4 6 10 12 6 18 10 28 4s2 4p0, ठीक है। तो कंप्लीटली फील्ड कौन हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड, यानी कि खाली, आधा खाली होगा या फिर पूरा खाली भी हो सकता है, ठीक है। चलिए जिंक का मैं एग्जांपल मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो
अगर हम सोडियम को लेके चले या फिर कंडक्टर इन जनरल कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप जो होता है बहुत ही कम होता है। इट्स अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी कम होता है। तो जीरो के आसपास भी होता है, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन भी, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। तो जीरो कब होगा उस पर क्या है। केवल हम सिंपली किस सॉलिड की बात करते हैं तो उनके लिए बैंड गैप फॉर कंडक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पार करने के लिए या फिर कंडक्शन करवाने के लिए दो तरह की एनर्जी है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है, दूसरा अपने पास थर्मल एनर्जी है। तो करवा सकते हैं एनर्जी दो, थोड़ी सी एनर्जी दे, ये कंडक्शन हो गया सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप का कंडक्टर। चलो एक और है, इसमें एक और पढ़ते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है, जैसे जिंक में क्या है कि वैलेंस बैंड है 4s, ठीक है ना, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है ना, कंप्लीटली फिल्ड है, और 4p में कुछ भी नहीं, खाली है ये, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आपको पता चलता है कि 4s और 4p एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जिंक के अंदर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप करते हैं तो क्या होगा, ये इसके अंदर ही रहेगा, समझे। तो 4s और 4p ओवरलैप भी करते हैं। तो इन शॉर्ट किसी का कंडक्शन बैंड और किसी का वैलेंस बैंड कई बार अगर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो केस भी किसमें जाता है, कंडक्टर में ही जाता है, ठीक है। तो इसमें डेल्टा Eg कितना हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन शॉर्ट कंडक्टर के लिए डेल्टा Eg दैट इज 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है फॉर कंडक्टर। है बात समझ। यानी कि कंडक्टर वो है जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का बैंड गैप एनर्जी 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है। और उस बैंड गैप को हम पार कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मल एनर्जी। आ गई। एग्जाम्पल मैंने लिया है नॉर्मल के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एग्जाम्पल है बस, और ओवरलैप वाला मैंने दिखा दिया जिंक से। ओके, समझते आगे। तो ये हो गया बच्चों कंडक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं इंसुलेटर पर। इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है कि वही वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड तो हमेशा रहेंगे, ये तो अमर हो गए। तो हमने देखा क्या कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड तो जो फुल भरा हुआ है, इनके बीच का देखो जो इंसुलेटर है उनके बीच का बैंड गैप एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है। डेल्टा Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर इंसुलेटर इन जनरल। तो इंसुलेटर वो है जिसके लिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में डिफरेंस क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो। तब आप कहेंगे फिर से एनर्जी दे देते हैं, कंडक्शन करवा देते हैं, नहीं करवा सकते। क्यों। जैसे एग्जांपल लेते हैं डायमंड का। डायमंड जो है वो क्या है, एक इंसुलेटर है, नो डाउट है। इसके लिए बैंड गैप एनर्जी क्या होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पार करना है, देन आई नीड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आई नीड ए बैटरी, वी नीड बैटरी जिसका वोल्टेज कितना हो, 10 की पावर 6 वोल्ट। हमें बेवकूफ थोड़ी ना होगा जो 10 की पावर 6 वोल्ट की बैटरी लगा करके इसकी क्या करवाएं, कंडक्शन। उतना उससे ज्यादा कई ज्यादा खर्च आ जाएगा जितना ये कंडक्टिविटी देगा, है ना। तो इसलिए कंडक्टिविटी नहीं देगा, ठीक है। तो इंसुलेटर वो जिसकी बैंड गैप एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, कंडक्टर वो जो जिसकी बैंड गैप एनर्जी 0 से 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। ऊपर वाला दिख रहा है ना, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो एंड लास्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो है जिसमें कंडक्शन बैंड एक होगा, वैलेंस बैंड एक होगा, लेकिन खास बात क्या, खास बात ये कि दोनों वैसे सेम ही दिख रहे हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, लेकिन गैप इतना है या डिफरेंस इतना है कि उसमें जो डेल्टा Eg है वो ज्यादा बड़ा है, इसमें डेल्टा Eg छोटा है। यानी कि
सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें डेल्टा Eg का वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है। और फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ठीक 1 पर तो कंडक्टर ही बन जाता है, 1.1 पर क्या है, सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन इसका एक एग्जाम्पल था, ओके। और इसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के या फिर थर्मल एनर्जी देकर के कंडक्शन यहाँ से यहाँ करवा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बैंड गैप एनर्जी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और थर्मल एनर्जी दोनों देकर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचा सकते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हो गया, वैलेंस बैंड समझ गए। वैलेंस बैंड क्या है, जो कम्प्लीटली फिल्ड हो। कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड के ऊपर वाला बैंड, कंडक्शन बैंड है जस्ट ऊपर वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट हायर एनर्जी बैंड विद रेस्पेक्ट टू वैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल कर लेते हैं, फिर पैकअप करते हैं आज के लेक्चर का। लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेट्स पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है टोटल ऑफ सोडियम, ठीक। तो अपने पास सोडियम है, उसके 3s बैंड में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है, और उसमें से कितनी एम्प्टी है ये भी बताना, ठीक है। तो देखो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सोडियम एटम के लिए 3s में टोटल कितनी स्टेट्स आ सकती है, 2 टोटल स्टेट्स आ सकती है 2 3s के अंदर। कितनी ऑक्यूपाइड है, 1। एम्प्टी कितनी है, 1। भाई 2 सीटें हैं, 2 सीटें में से एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया, एक सीट भर गई, एक सीट खाली रह गई, है ना। लेकिन वो तो एक सोडियम एटम के लिए था, लेकिन यहाँ इसने बताया है नहीं कि कितने सोडियम एटम, उसने केवल कहा है कि 1 मीटर क्यूब डेंसिटी दी उसकी, क्या डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सही ना। यानी कि 1013 किलोग्राम में कितना एटम है नहीं पता, वी डोंट नो। लेकिन हमें पता है एक चीज, क्या ये कि सोडियम है, तो सोडियम के लिए 11 सोडियम 23, ऐसा ही कुछ लिखते हैं, है ना। यानी कि 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एटम कितना, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। 23 ग्राम सोडियम में जो नंबर ऑफ एटम है वो कितना है, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये एटम्स हैं, एटम। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 23, ठीक है। तो हमें तो निकालना है 1013 किलोग्राम, तो सबसे पहले 1000 ग्राम में निकाल देते हैं। 1000 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1000, यानी कि 10 की पावर 3, ठीक है। 1000 ग्राम मतलब कितना हो गया, 1 kg, कि 1 किलोग्राम में कितने एटम हैं, ठीक है। तो बताओ 1013 किलोग्राम में कितने होंगे, इससे आ जाएगा कितना, 1013 किलोग्राम में एटम कितने होंगे, इट्स 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर 3 तो था ही, अपॉन 23 इंटू 1013 किलो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, लेट मी गिव द डायरेक्ट डाटा, इट कम्स आउट टू बी 2.65 इंटू 10 की पावर 28। कितने एटम, तो नंबर ऑफ एटम पता चल गया, सही है ना। देखो आंसर लाते हैं, तो वो तो था सोडियम के एक एटम के लिए, है ना। तो सोडियम के एक एटम के लिए 3s में टोटल है सीट 2, एक ऑक्यूपाइड, एक है एम्प्टी, ये है टोटल ऑक्यूपाइड एम्प्टी, ठीक है। T फॉर टोटल, O फॉर ऑक्यूपाइड, E फॉर एम्प्टी। एम्प्टी कितनी हुई, अगर इसमें ये तो एक सोडियम एटम के लिए था, n सोडियम एटम होते तो क्या हो जाता है, ये 2n, ये क्या आ जाता n, ये भी क्या आ जाता n, सही। और n का वैल्यू कितना, कितना, यानी कि टोटल सीट कितनी होती,
टोटल स्टेट्स होती 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसे 2 इंटू 2.65 इंटू 10⁻20। ऑक्यूपाइड कितनी होती? ऑक्यूपाइड ये n ही होती, ठीक है। और एम्प्टी कितनी होती? इतनी ही खाली हो जाती। चलिए, तो ये हुआ आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो अपना लेक्चर लाइव लेक्चर में फिर से हम करवाएंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ छोटे मोटे डाउट रह भी जाए, है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं, वी विल डील इट। ओके, चिंता ना करें, चैप्टर बहुत आसान है, बस थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा आप थ्योरेटिकल पोर्शन दिमाग में रखेंगे डायोड तक के लिए काफ़ी है। उसके बाद जो है मैथमेटिकल अप्रोच रहेगा, दैट इज द केवीएल और केसीएल आएगा वहाँ पर। मज़ेदार है केवीएल और केसीएल, ठीक है। बने रहिए इसमें।